नमस्कार बच्चों। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। 10वीं कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य भेद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 3 नंबर का होता है। इसमें आपको वाक्यों के भेद पहचानने होते हैं या उनका निर्देशानुसार परिवर्तन करना होता है। इस कार्य को करने के लिए आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो उसी के लिए आज हम इस कक्षा में मैं आपको वाक्य भेद की पहचान, रचना के आधार पर वाक्यों की पहचान और परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। बच्चों, वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, क्योंकि वाक्य के माध्यम से ही हम विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। विचारों के आदान प्रदान करने का सबसे सशक्त माध्यम वाक्य ही है, और वाक्य इस कार्य के माध्यम से भाषा के उद्देश्य को पूरा करता है, क्योंकि भाषा का उद्देश्य ही विचारों का आदान प्रदान करना है। अब वाक्य जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्य भेद के 2 आधार हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, यह भी आप जानते हैं। आप 9वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में पढ़ भी चुके हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब रचना मतलब होता है बनावट। बनावट के आधार पर वाक्य, बनावट मतलब उनको देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि वह वाक्य किस प्रकार का है। वह वाक्य सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। इससे पहले आपको मैं एक बात और याद दिला देती हूँ कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कार्य को करने वाला होता है, और विधेय होता है जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाता है या जो कुछ उद्देश्य जो करता है वह करता है, वह विधेय कहलाता है। तो ये 2 अंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है इनके बारे में जानना, क्योंकि इसी के माध्यम से आप ये भेदों को समझ पाएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं सरल वाक्य से। देखिए, सरल वाक्य की क्या पहचान होती है। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही विधेय होता है, एक ही मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य में उद्देश्य जो है वो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, परंतु उद्देश्य तो 2 हो सकते हैं, परंतु विधेय और मुख्य क्रिया एक ही होती है। यही इसकी पहचान होती है। जैसे मुकेश पढ़ता है, इसमें मुख्य क्रिया एक ही है, उद्देश्य मुकेश। राकेश और सुरेश ने भोजन किया, क्रिया एक ही है, राकेश और सुरेश, उद्देश्य 2 है। और भी कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। थोड़े छोटे और बड़े दोनों प्रकार से सरल वाक्य हो सकते हैं, मगर हमें बड़े देख के ये नहीं समझ लेना कि वो संयुक्त वाक्य है। हमें ध्यान से पहचानना है कि वो सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है। तो देखिए, एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ। सुबोध का भाई राहुल धीरे धीरे पढ़ता है। सुबोध का भाई राहुल धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया तो एक ही है, धीरे धीरे तो क्रिया विशेषण है, तो मुख्य क्रिया पढ़ता है एक ही है। तो यह कौन सा प्रकार है? सरल वाक्य। सुबोध का भाई राहुल कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। सुबोध का भाई राहुल कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। फिर देखिए, क्रिया मुख्य क्रिया तो एक ही है। बाकी वाक्य में बड़ा दिख रहा है, मगर अब देखें, सुबोध का भाई राहुल कहानी की पुस्तक, इसमें कोई भी क्रिया नहीं आ रही। धीरे धीरे भी क्रिया विशेषण है, पढ़ता है एक ही क्रिया है। तो ऐसे वाक्य जो है वो सरल वाक्य कहलाते हैं। ध्यान देने योग्य बातें जान लीजिए आप। सरल वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य तो एक या एक से अधिक हो सकता है, परंतु विधेय एक ही होता है। इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है। इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं। यही सरल वाक्य की पहचान है। अंग्रेजी भाषा में आप सरल वाक्य को क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। और अंग्रेजी भाषा में उद्देश्य को सब्जेक्ट कहा जाता है, विधेय को प्रीडिकेट कहा जाता है और क्रिया को वर्ब कहा जाता है। तो आप अंग्रेजी भाषा से तुलना करके जब आप इसको समझोगे तो और भली प्रकार से समझ पाओगे। अंग्रेजी भाषा में जो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं, हिंदी भाषा में वे ही सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं।
अब अंग्रेजी और हिंदी भाषा की वाक्य संरचना थोड़ी अलग है। हिंदी भाषा में कर्ता, कर्म और क्रिया इस संरचना पर वाक्य रचना होती है, यह क्रम आता है। जबकि अंग्रेजी भाषा में कर्ता, क्रिया और कर्म इस प्रकार से वाक्य रचना होती है, यह अंतर है। परंतु क्रिया उसमें भी सिंपल सेंटेंस में एक ही होती है, मुख्य क्रिया, और हिंदी में भी साधारण वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है। अंग्रेजी भाषा में बीच में लगती है और हिंदी भाषा में अंत में लगती है। यही अंतर इनकी संरचना का है। बाकी ये दोनों एक ही प्रकार से इनको हम समझ सकते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य को कैसे पहचाना जाता है, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। बच्चों, संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें दो मुख्य क्रियाएं होती हैं और ये वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं। दो वाक्यों को जोड़कर हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं और कभी कभी हमें सरल वाक्य को परिवर्तित करके भी संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कहा जाता है, तो वह भी हम अभ्यास से सीख लेंगे। तो अभी हम जानते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में कि संयुक्त वाक्य होते क्या है। अभी मैंने बताया इसमें दो मुख्य क्रियाएं होती हैं और योजक द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया एक पूरा वाक्य, वह शाम को लौट आया एक दूसरा पूरा वाक्य, स्वतंत्र वाक्य, दोनों अपना अलग अलग पूरा अर्थ दे रहे हैं। इन दोनों वाक्यों को हमने और योजक से जोड़ लिया और ये संयुक्त वाक्य बन गया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं बोलो। प्रिय बोलो एक सरल वाक्य है, असत्य नहीं बोलो दूसरा सरल वाक्य है। इन दोनों को हमने जोड़ा है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं बोलो। पर योजक से हमने इसको जोड़ लिया और जोड़कर हमने इसको संयुक्त वाक्य बना लिया। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य में कम से कम दो मुख्य क्रियाएं होती हैं और ये दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, अपना पूरा अर्थ देते हैं, योजक के माध्यम से जोड़े जाते हैं। योजक मतलब समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे आप अंग्रेजी में कंजक्शन वर्ड्स बोलते हैं, उनके माध्यम से जोड़ा जाता है। अब अंग्रेजी में संयुक्त वाक्य को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, हिंदी में इसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब मैं आपको दो तीन उदाहरण और बताती हूँ। जैसे मिथिला पढ़ रही है और नीतीश खाना खा रहा है। मिथिला पढ़ रही है पूरा एक स्वतंत्र वाक्य, नीतीश खाना खा रहा है एक पूरा स्वतंत्र वाक्य। इन दोनों को जोड़ के हमने संयुक्त वाक्य अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम हटाएंगे, बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। मिथिला पढ़ रही है और नीतीश खाना खा रहा है, दोनों वाक्य के पूर्ण विराम हटा दिए और बीच में योजक चिन्ह लगा दिया, हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। रेशमा विदेश गई है परंतु जल्द ही वापस लौट आएगी। अब ये भी देखिए, रेशमा विदेश गई है एक वाक्य, रेशमा जल्द ही वापस लौट आएगी दूसरा वाक्य। इन दोनों को हमने जोड़ा है और संयुक्त वाक्य बनाया है। वो कैसे, रेशमा विदेश गई है परंतु जल्द ही वापस लौट आएगी, परंतु योजक बीच में लगाया हमने और वही पूर्ण विराम हटाए हैं। और रेशमा संज्ञा का दो बार प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, तो हमने वहां पे रेशमा का दोबारा प्रयोग नहीं किया है। मगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो हम प्रयोग करेंगे, परंतु अभी जोड़ते समय हमें करने की जरूरत नहीं है। पुनरुक्ति हम दोष क्यों लाएं। ध्यान रखने योग्य बातें, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं, किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जोड़ने के लिए, जो कि ये समुच्चय बोधक के जो दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक, उनमें से समानाधिकरण समुच्चय बोधक है जो समान स्तर के वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य की यह पहचान होती है। अब यदि हम इसको अंग्रेजी भाषा से तुलना अगर हम इसकी करते हैं तो इसे हम अंग्रेजी भाषा में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, समुच्चय बोधक को हम कंजक्शन वर्ड्स कहते हैं। और ये इसकी क्या पहचान होती है, जो दो वाक्य दोनों स्वतंत्र होते हैं जिन्हें जोड़ा जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते। आश्रित मतलब डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते, दोनों स्वतंत्र रूप से अपना पूरा अर्थ देते हैं, यह इनकी पहचान होती है। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य को हम देखकर ही पहचान सकते हैं कि जहां पे बीच में योजक चिन्ह आ रहा है और दो मुख्य क्रियाएं हैं तो वह संयुक्त वाक्य, कम से कम दो मुख्य क्रियाएं होनी चाहिए। बच्चों, अब हम जानेंगे मिश्र वाक्य के बारे में। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है।
अब मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है? संयुक्त वाक्य में भी जैसे दो वाक्य होते हैं ना, उन्हें जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य में भी दो वाक्यों को जोड़ के बनाया जाता है। संयुक्त वाक्य में दो जो वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, जिनके अपने पूरे पूरे अलग अर्थ होते हैं, परंतु मिश्र वाक्य में दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। एक वाक्य जो है पूरा अपना अर्थ नहीं दे पाता जब तक उसके साथ वो दूसरा आश्रित उपवाक्य जुड़ता नहीं है। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया। जो ही उसने दवा पी वह सो गया। अब यहाँ पे जो ही उसने दवा पी समापिका क्रिया है, दवा पी। सो गया मुख्य क्रिया है, तो प्रधान वाक्य तो सो गया है। जो ही उसने दवा पी, ये आश्रित उपवाक्य इसके साथ जुड़ा हुआ है और दोनों मिलकर पूरा अर्थ दे रहे हैं, अलग से नहीं दे पा रहे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब यदि परिश्रम करोगे आश्रित उपवाक्य, उत्तीर्ण हो जाओगे प्रधान वाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। इस प्रकार से इसको हमने मिश्र वाक्य बनाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? सस्पेंस है, संशय कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, या कि योजक के द्वारा जोड़ा है। अब यहाँ पे ट्रिक मिश्र वाक्य को बनाने की या पहचानने की क्या होती है? इसमें ज्यादातर ये वाक्य जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक से बनते हैं और जो कि जोड़े वाले होते हैं, जैसे यदि तो, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, ऐसे वैसे, और जैसा वैसा, जब तब। इस प्रकार से ज्यादातर ये जोड़े वाले होते हैं, मगर जो संज्ञाश्रित उपवाक्य को जब हम जोड़ते हैं तो कि योजक का प्रयोग करते हैं, जो कि एक कर ही होता है, सिंगल आता है। परंतु बाकी में ज्यादातर जोड़े हमें आते हैं, ज्यादातर। और हमें जब परिवर्तन करना होता है तो हमें ऐसा वाक्य बनाना होता है कि हम अर्थ में बाधा लाएं, एक वाक्य पूरा अर्थ ना दे पाए। तो इस प्रकार से आपने मिश्र वाक्य के बारे में जाना। अब इसको ध्यान रखने योग्य बात है इसमें क्या है? मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं और ये योजक जो, जब, तब, जहां, वहां, की, क्योंकि, अगर आदि, यदि आदि होते हैं। अब यहाँ पे जहां वहां जोड़ा हो गया, जब तब जोड़ा हो गया, जो तो, ज्यों त्यों, क्योंकि, इसलिए, अगर मगर, इधर उधर, इस प्रकार के जोड़ों में इसका प्रयोग होता है। आगे हम जानेंगे उपवाक्यों के बारे में। जब हम जानेंगे कि उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा कि ये जोड़े वाले कौन से उपवाक्य के लिए कौन सा प्रयोग हो रहा है। की वाला तो संज्ञा उपवाक्य के लिए होता है, जो विशेषता बताने के लिए होता है, विशेषण उपवाक्य के लिए, जब, तब, जहां, वहां, ये सब स्थान, रीति बताने के लिए, तो ये क्रिया विशेषण के लिए प्रयोग होते हैं। इसका अध्ययन हम अगली कक्षा में और विस्तार से करेंगे। अभी आपको मिश्र वाक्य की इतनी पहचान से आपको समझ आ गया होगा कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण मतलब परिवर्तन किस प्रकार से होता है। देखो, तीन प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इनका परिवर्तन हम 6 प्रकार से कर सकते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में। इस तरह से 6 प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है? इन तीनों वाक्यों में आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे प्रातःकाल पक्षी चहचहाते, सरल वाक्य है, प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, संयुक्त वाक्य बना। जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, मिश्र वाक्य। इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा परिवर्तन करते समय। बच्चों, अगली कक्षा में हम रूपांतरण का और अभ्यास करेंगे और उसके नियमों को समझते हुए, ट्रिक्स को जानते हुए इसको हम अच्छी भली प्रकार जानेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों, खुश रहे, प्रसन्न रहे, सुरक्षित रहे।